हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा कंजम्पशन फंक्शन का, ये इसका लास्ट पार्ट है। कल भी ये लेक्चर बेसिकली मैंने रिकॉर्ड किया था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो आज हम इसका जो लास्ट पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की। जो आपको मनोवैज्ञानिक लॉ है कंजम्पशन का वो क्या है, कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। तो अगर हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं फिर अब। तो इसमें पहली जो चीज़ आती है कि आपका लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। कि जो हम उपभोग करते हैं उसके ऊपर आपकी साइकोलॉजी जो है उसका किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी दी थी एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं हमारे जे.एम. केंज की ये थ्योरी है, और केंज ने बताया था इस थ्योरी के बारे में। जे.एम. केन्स की ये थ्योरी है। इनकी एक बुक भी है, द थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1936 में। तो इसी के अंदर क्या है बेसिकली, इन्होंने क्या लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में बताया कि एक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका कंजम्पशन के ऊपर, उपभोग के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने बताया कि जब किसी इंसान की जो इनकम बढ़ती है, अगर उसकी इनकम जो है इंक्रीज होती है तो उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, बट जो कंजम्पशन का रेट है इंक्रीज होने का वो आपका क्या होता है, लोअर होता है। किसके कंपैरिजन में, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, कि आपकी जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट के कंपैरिजन में क्या है, आपके कंजम्पशन के बढ़ने की जो रेट है वो कम होती है। तो इसको हम आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में बेसिकली। तो अगर हम इसकी एजम्पशंस की बात करें, यानी कि जो आपकी थ्योरी है वो कुछ मान्यताओं पर जो है वो कुछ मान्यताओं पर निर्भर करती है। तो मान्यताएं या एजम्पशंस क्या होती हैं। फर्स्ट जो एजम्पशन है वो है कि नो चेंज इन साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जो कंज्यूमर है उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो मनोस्थिति है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो संस्थागत परिवर्तन है, यानी कि जिसको हम इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि जो पॉपुलेशन है, देश की जनसंख्या है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। हैबिट्स ऑफ पीपल, कि जो लोगों की रुचियां हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो। टेस्ट, कि वो जो चीज़ें कंज्यूम करता है उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन ना हो। फैशन में कोई परिवर्तन ना हो। कस्टम को हम बोलते हैं रीति रिवाज ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जिस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उसमें कोई भी चेंज ना हो। और जो गुड्स के प्राइस हैं उसके अंदर चेंज ना हो। तो ये जब चेंजेस नहीं होंगे तो कंजम्पशन जो है वो आपका किस तरीके का होगा उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेकंड जो हमारे पास आता है इसके अंदर, कि सेकंड आपके पास कंजम्पशन क्या है, कि नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, कि कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो कि वॉर की कंडीशन हो, कि युद्ध की कंडीशन हो जिसमें शीत युद्ध भी आपका शामिल है, कोल्ड वॉर। डिप्रेशन, जिसको हम मंदी की स्थिति बोलते हैं, या फिर बूम, जिसको हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की हम कंडीशन बोलते हैं। जो पॉलिटिकल बैलेंस होता है, जिसको हम राजनीतिक उतार चढ़ाव कहते हैं, ऐसी कोई कंडीशन ना हो। ना ही कोई आपका रिवैल्यूएशन हो, यानी कि कोई भी क्रांति आपकी ना हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जो कंडीशन है वो आपकी नॉर्मल कंडीशंस होनी चाहिए। थर्ड जो है वो आता है प्रोस्पर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन लेजिस्फेयर पॉलिसी, कि ये जो आपका बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, कि जो आपकी इकोनॉमी होगी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे काम करता है मोस्टली। और दूसरा यहाँ पे जो सरकार है उसका सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता एक तरीके से, तो हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये लोग किस तरीके से काम करता है हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो हम दो चीज़ें यहाँ पे पहले देख लेते हैं, कि आपकी एक तो हमारे पास होता है कंजम्पशन, कि आपकी जो इनकम होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, कि या तो आप उसको कंजम्पशन कर लें या आप उसकी सेविंग कर लें। तो आपकी जो इनकम है वो इक्वल होती है C+S के, कि आपकी टोटल इनकम जो है वो इक्वल होती है आपके कंजम्पशन प्लस में आपकी जो सेविंग है उसके। तो अगर आपकी इनकम 0 है तो आपका कंजम्पशन क्या है, 50 है, तो आपकी जो सेविंग होगी वो क्या होगी, -50
50। तो अगर आपको सेविंग निकालनी है तो सेविंग हम कैसे निकालते हैं, y माइनस सी, कि आपकी इनकम कितनी है 0 है, कंजम्पशन आपका 50 है, तो सेविंग आपके पास कितनी आ जाएगी -50। उसके बाद आपकी इनकम जो है 50 इंक्रीज होती है, कंजम्पशन आपका जो इंक्रीज होता है वो आपका 75 होता है। तो अब क्या है 50 माइनस 75 अगर आप करते हैं तो सेविंग आपके पास कितनी बचेगी -25। इसके बाद आपकी जो है इनकम और फर्दर बढ़ती है और 100 हो जाती है, और कंजम्पशन आपका कितना हो जाता है इंक्रीज होके 100, कि इनकम भी आपकी 100, कंजम्पशन भी आपकी 100, तो सेविंग आपके पास कितनी है 0 है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है कि इनकम आपकी और इंक्रीज होती है, कि आपकी इनकम 150 हो गई तो कंजम्पशन आपके पास कितना है 125, तो सेविंग आपके पास क्या है +25। इस तरीके से आपके पास सेविंग है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो इनकम है उसमें जो इंक्रीमेंट है वो 50 का है हर एक कंडीशन में। 51 से आपका ये होता है 100, 100 से ये होता है 150, यानी कि आपका 50 का चेंज, उसके बाद फिर 50 का चेंज है, और ये कंटिन्यूसली आपकी जो है इनकम जो है उसकी रेट है बढ़ने की 50। दूसरी साइड जो आपका कंजम्पशन है, कंजम्पशन जो बढ़ रहा है वो आपका हर एक कंडीशन में 25 की जो कंडीशन है कि हर बार कंजम्पशन में जो है वो 25 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि आपका जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में आपका जो कंजम्पशन है वो कम इंक्रीज होता है। इसीलिए जो आपकी सेविंग है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है 0, और उसके बाद क्या है ये पॉजिटिव होती है। तो इसी चीज़ को क्या है अगर हम डायग्राम से देखें तो डायग्राम से इसको हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या है ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने इनकम को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या है सेविंग और कंजम्पशन को लिया है। कि अगर हम बात करें तो आपकी इनकम क्या है 0 है जब ये क्या है ओ पॉइंट के ऊपर है, और आपका कंजम्पशन लेवल क्या है आपका सी आपका जो है कंजम्पशन कर्व को शो करता है। सी हमारे पास क्या है कंजम्पशन कर्व, या जिसको हम बोलते हैं उपभोग वक्र, ये हमारे पास क्या है उपभोग वक्र है। उसके बाद एक हमारे पास है क्या ओ एस से 75 डिग्री जो लाइन है जो आपका सी इक्वल है वाई के, वो हमें शो करता है ये आपका इनकम लेवल। ये क्या है आपका इनकम लेवल है, यानी कि आय का स्तर। ये आपका क्या दिखाता है कि जो स्टार्टिंग की इनिशियल कंडीशन है ये, इस कंडीशन में आपका जो कंजम्पशन है वो आपका पास कितना है 50 है, तो और इनकम आपके पास कितनी है 0। अगर इनकम आपके पास 0 है, कंजम्पशन आपके पास 50 है, तो आपकी जो सेविंग होती है वो कितनी होगी -50। तो आपके पास सेविंग कितनी है -50। तो ये जो आपका पोर्शन है ये यहाँ पर आपकी जो है वो कंजम्पशन ग्रेटर देन है किससे इनकम से। तो इस कंडीशन में जो आपकी सेविंग है वो डिस सेविंग होती है, डिस सेविंग। और डिस सेविंग के केस में क्या है कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपका कंजम्पशन है। उसके बाद कंडीशन क्या होती है कि आप एक कंडीशन पर पहुंचते हैं जहां पर आपका क्या है कंजम्पशन इक्वल होता है किसके इनकम के, यानी कि आप 100 आपकी इनकम है और 100 ही आप क्या है कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपकी इनकम और ये आपका कंजम्पशन। तो सेविंग आपके पास कितनी होगी, सेविंग आपके पास होगी 0। यहाँ पे आपकी सेविंग क्या है 0 है, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर, ये पॉइंट आपके पास ए है, और यहाँ पे आपकी सेविंग क्या है 0 है, सेविंग 0 है, और कंजम्पशन इक्वल है किसके इनकम के, यानी कि आपके अगर इनकम का लेवल जो है वाई है वो वाई है, तो आपका जो कंजम्पशन है वो भी आपका किसके इक्वल है वो वाई के इक्वल ही आपका कंजम्पशन। दूसरा, अगर आपकी जब इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ के अगर y1 हो जाती है तो आपके पास इनकम कितनी हो गई ओ y1। ओ वाई जो है इनकम है उस टाइम पे आपका जो कंडीशन है वो क्या है कि ओ y1 के कंडीशन के अंदर आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितने का ओ बी का, सॉरी y1 और बी का आप क्या है कंजम्पशन करते हैं, और आपकी जो सेविंग है वो सेविंग आपके पास कितनी होती है ए बी के इक्वल। ए बी के इक्वल आपकी क्या है सेविंग है। यहाँ पर आपका क्या है इनकम इज ग्रेटर देन जो है कंजम्पशन है, कि अगर मान लेते हैं आपकी इनकम जो है वो 100 है और आप कंजम्पशन कर रहे हैं 50 का, तो 50 आपके पास क्या है सेविंग बचती है। उसके बाद आपके पास क्या है कंडीशन आती है नेक्स्ट कि आपकी जो है इनकम अगर और इंक्रीज होती है, इंक्रीज होकर वो कितनी हो जाती है y2। तो y2 के ऊपर कंडीशन क्या है कि अब आपके पास सेविंग जो है वो
और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो आपके पास सेविंग हो गई कितनी 150। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जो है वो चेक कर सकते हैं। इसलिए जी, तो इस तरीके से क्या है आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद अगर हम इसकी कुछ कंडीशंस देखें कि जो आपकी इम्प्लीकेशंस है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कि आपका इसके अंदर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कि ये नियम कहाँ पर लागू होता है, इसका क्या कंक्लूजन है, फिर इम्पोर्टेंस क्या है इस लॉ की, और आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आता है वो आता है आपका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका ये क्या है जो इन्वेस्टमेंट है उसकी स्ट्रेटेजी को तय करने में कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा उसमें हेल्प करता है। कैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूसली कम हो और इनकम आपकी बढ़ती रहे, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी जो सेविंग है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर आपका कंजम्पशन कम है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो डिमांड है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर डिमांड कम है तो ये आपके जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। प्रोडक्शन अगर आपका कम होगा तो ये आपकी इनकम को भी क्या करेगा, आपकी इनकम को भी कम कर देगा। तो इस तरीके से क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका इनकम है उसको कौन बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करने का जो काम है वो करता है कौन, कि गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करती है। तो जिस तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इन सभी की जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाने में आपका जो है ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि पॉसिबिलिटी ऑफ जर्नल और प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपकी सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगारी की संभावना है। कि अगर मान लीजिए आपका जो कंजम्पशन है अगर वो बढ़ जाता है, एक लेवल से ज़्यादा आपका कंजम्पशन बढ़ा, तो सॉरी जो आपका कंजम्पशन अगर वो कम होता है, जो हमें देखिए पीछे अगर हम पीछे वाली कंडीशन इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए सेविंग आपकी कंटिन्यूसली बढ़ती रहे और आपका कंजम्पशन ना बढ़े, तो इस सेविंग क्या है कंटिन्यूसली सेविंग का जो गैप है वो बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं और उसका जो कंजम्पशन है वो कम होगा। अगर कंजम्पशन कम होता है तो ये इम्पैक्ट किसके ऊपर करेगा, डिमांड के ऊपर। और अगर गुड्स की डिमांड नहीं है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगा। और अगर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, लेबर की जो डिमांड है, जो श्रम की मांग है उसके ऊपर, कि लेबर की डिमांड भी कम हो जाएगी। और अगर लेबर की डिमांड कम है तो उसकी जो इनकम है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये ओवरऑल क्या है इकोनॉमी के लिए एक हार्मफुल होता है। तो इस तरीके की क्या है सामान्यतः अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको जनरेट कर देता है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास कंडीशन आती है, इसमें थर्ड कंडीशन क्या आती है, रिफ्यूज ऑफ सेल ऑफ मार्केट। सेल ऑफ मार्केट बेसिकली आपका एक बड़ा टॉपिक है कि सेल ऑफ मार्केट किस तरीके से काम करता है। कि बेसिकली क्या है आपका, ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर काम करता है। कि लॉ ऑफ सप्लाई आपका क्या है, बेसिकली ये बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जो पूर्ति है वो अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। तो इसका ये क्या है, इस लॉ को रिफ्यूज कर देता है। कि इसका मानना है कि मान लेते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। कि अगर मान लीजिए किसी गुड्स की जो है 50 यूनिट बनाई गई, ये 50 यूनिट आपने क्या है किसी गुड्स तो इस 50 यूनिट के लिए आपने क्या है 100 रुपीज़ जो है वो लेबर को वेजेस दी। ये क्या है 100 रुपीज़ आपने वेज दी हैं किसको, लेबर को। तो लेबर की जैसे ये इनकम होगी तो ये लेबर क्या करेगी, इसी 100 रुपीज़ से चीज़ें खरीद लेगी। तो ये क्या है कि जैसे आपने 50 यूनिट बनाया था तो 50 यूनिट से आपने 100 रुपीज़ की इनकम जनरेट करी थी, और इसी 50 रुपीज़ से लेबर और कोई जो गुड्स है उसको नहीं खरीदती, ना उसको ज़रूरत होती है, वो जो ये गुड़ा इन्होंने बनाई है वापस इन्हीं को खरीद लेती है। तो इस लॉ को भी क्या है इसने जो है इम्पैक्ट करा और इस लॉ को भी नकार दिया। उसके बाद आता है डिक्लाइन इन कैपिटल एफिशिएंसी, कि कैपिटल जो एफिशिएंसी है उसको डिक्लाइन करती है। ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद आता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली आपका जो है ना सारा का सारा एक कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड है केन्ज की एक थ्योरी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय केन्ज।
कि केन्स का जो एम्प्लॉयमेंट का नियम है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी किस तरीके से अचीव करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक तो आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या अगर मान लीजिए आपका एग्रीगेट डिमांड जो है अगर वो कम होती है, तो आपका रीजन है एग्रीगेट ऑफ डिमांड अगर कम होती है तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, फॉल इन ड्यू टू फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि जो आपने कैपिटल जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है उससे रिटर्न्स आपको कितने मिलते हैं। तो इन सारे कंसेप्ट को बेसिकली हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हम उसके अंदर डिस्कस इसको करेंगे, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ओवर सेविंग गैप। ओवर सेविंग गैप आपका क्या बताता है कि द लॉ एक्सप्लेन ओवर सेविंग गैप फंड इन एडवांस इकोनॉमी। इन दीज इकोनॉमीज इनकम इंक्रीज रैपिडली बट द increase in consumption expenditure is less than increase in income. Hence, saving goes the accumulation on the accounts of extensive increase in saving. Aggregate demand falls short of aggregate supply. Expensive saving the leads to depress and unemployment condition in kids. ठीक है कि इसका मतलब क्या है कि आपकी फिर वही बात इसने कह दी कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम तो आपकी बढ़ रही है लेकिन आपका जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ता। कंजम्पशन है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आ जाएगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड में अगर कमी आती है तो ये क्या है, आपकी जो इकोनॉमी है उसको क्या है डिप्रेशन की तरफ, या उसको हम कहें कि वो मंदी की तरफ आपकी इकोनॉमी को लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गुड्स की डिमांड ही नहीं होगी, गुड्स की डिमांड अगर नहीं है तो जो आपका प्रोडक्शन है वो भी लो होता है, और ये प्रोडक्शन अगर लो होगा, डिमांड है जो लेबर की डिमांड है वो भी नहीं होगी। तो लेबर की अगर डिमांड नहीं होगी तो जो उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम हो जाएगा, और साथ में जो इनकम है उसको भी ये कम कर देता है। एक इसके बाद आता है कि टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल, के आपके जो व्यापार चक्कर के मोड़ बिंदु हैं उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट करता है। तो आपका व्यापार चक्कर क्या होता है, बेसिकली आपका जो ट्रेड साइकिल है कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रो करती है, कि अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड ले लें नीचे, और ये आपका क्या है हम पाथ ले लेते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से क्या है आपकी ग्रो करती है। तो जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है, यानी कि कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और आपकी इकोनॉमी जो है वो बूम की तरफ जाती है। कि जब लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो कंजम्पशन अगर ज़्यादा करते हैं तो उस समय जो गुड्स की डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी, गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो इसके प्राइस भी ज़्यादा होंगे, प्राइस के साथ साथ जो इसका प्रोडक्शन है उसको भी ज़्यादा किया जाएगा, और प्रोडक्शन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए जो लेबर डिमांड है वो भी आपकी क्या है ज़्यादा होगी। लेबर डिमांड के साथ साथ जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी आपका क्या है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में ये क्या है जो लोगों की इनकम है उसको भी क्या करेगा इंक्रीज करता है। तो आपकी इकोनॉमी क्या है बूम की तरफ जो है वो इस तरीके से जो ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट करती है, और आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और कंजम्पशन आपका नहीं बढ़ता। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं, इनकम बढ़ने के बाद भी आपका जो कंजम्पशन है वो कम होता है, और कंजम्पशन अगर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और साथ साथ जो लेबर की डिमांड है वो भी आपकी कम हो जाती है। तो ये एक कारण होता है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ जो है उसको डाउनफॉल करने में भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकुलर स्टैग्नेशन। जो आपका सेकुलर स्टैग्नेशन क्या होता है कि द लॉ ऑफ ऑल्सो ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकुलर एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the law of expenditure increase the less than increase in income, consequently the saving increase rapidly. At times comes when the entrepreneur do not find the enough opportunity to invest large saving. The investment point of view, the economy reach stagnation point when there is no investment, the level of employment cannot be maintained. This state is secular stagnation. ये कह रहा है कि जब आपकी जो इकोनॉमी है अगर कंजम्पशन कम करती है, कि इनकम अगर आपकी बढ़ भी रही है तो कंजम्पशन जो है अगर आपका नहीं बढ़ेगा, तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यम जो काम करते हैं वो क्या है अपॉर्चुनिटी नहीं देखते। क्योंकि अगर जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कब आएगी, जब जो आपकी मार्केट है उसके अंदर गुड्स की जो डिमांड है वो
इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज डिमांड होगी तो ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इस कंडीशन के अंदर क्या है, आपका जो कंजम्पशन लेवल है वही लो है। और अगर आपका कंजम्पशन लेवल लो है तो कोई भी जो इन्वेस्टर है, वो प्राइवेट जो कंपनीज हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती और आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, लो रहता है। उसके बाद ये क्या है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं दीर्घकालीन गतिहीनता की या स्टैग। उसके बाद स्टेट इंटरवेंशन के जो आपकी स्टेट इंटरफेरेंस है उसके बारे में कि द लॉ ऑल्सो रिफ्यूज बिकॉज द कंजम्पशन इज शॉर्ट इनकम द सेल्फ एडजस्टमेंट इन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। स्टेट इंटरवेंशन बिकम द इवेंट ऑफ डिप्रेशन एंड बूम। ये कह रहा है कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसका रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लीजिए जो स्टेट इंटरवेंशन का मतलब है जो सरकार है उसका हस्तक्षेप, कि अगर मान लीजिए आपका जो कंजम्पशन है वो लो है और इनकम हाई है तो लोगों के पास जो है वो सेविंग है, तो ऐसी कंडीशन के जब आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड लो है, आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका लो होता है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आपका लो है। प्राइवेट सेक्टर ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो आपका जो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है उसको आपको बूम की तरफ लेके जाना है डिप्रेशन कंडीशन से, तो यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाया जा सके। और एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी तो आपका क्या है, इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट करती है। उसके बाद आता है यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, कि जो आपका इनकम जनरेशन है उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लायर का, कि आपके पास के इक्वल होता है 1/1 माइनस MPC। तो इसको हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे। दूसरा यहाँ पे जो है ये आपका इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो इंक्रीज़ करता है, कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट जो आपके पास क्या है MPC है, कि आपका जो कंजम्पशन है अगर वो बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं आपका जो हेल्प करता है वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। कि अगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल है नेपाल है, नेपाल के बाद अगर हम बात करें भूटान की है, तो ऐसी कंट्री के अंदर क्या है, लोग जितने इनकम अर्न करते हैं, अगर किसी की इनकम जो है 1000 है तो इसका क्या है, एक बड़ा पार्ट 1000 में से 900 ये क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो ऐसी कंट्रीज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आता है कि ये इम्पैक्ट आपका करता है किस किस चीज़ को जी। तो ये आपका यहीं तक जो है वो चैप्टर था। उसके बाद इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट और है जिसको आप सेल्फ स्टडी एक बार उसकी देख लेंगे, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ राइज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम क्या बोलते हैं, measures to rise the propensity to consume, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के उपाय। तो इसको आप क्या है सेल्फ स्टडी से देखेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अब ऑल द बेस्ट, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।